इंडिया में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे जहां बचपन में स्कूल जाना सपना था। डिलीवरी हॉस्पिटल में नहीं घर में होती थी और बैंकिंग सिस्टम का नाम भी लोगों ने नहीं सुना था। तो क्वेश्चन ये है, क्या भारत सिर्फ मेट्रो सिटीज का ही भारत है? इसी इनइक्वालिटी को ब्रिज करने के लिए आई एक पावरफुल इंटरवेंशन, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम, जो बना एक गेम चेंजर। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम यानी कि एडीपी लॉन्च होने के पहले ग्राउंड लेवल पर क्या सिचुएशन थी? हम ये नहीं कह रहे कि पूरा भारत ही पिछड़ा हुआ था, लेकिन ऑब्वियसली भारत के कुछ ऐसे जिले थे जो काफी पिछड़े हुए थे। बात करें हेल्थ की, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज ऐसे इलाकों पर 50% से भी कम थी। आईएमआर यानी कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई था। एजुकेशन की बात करें तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 40% के आसपास था। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो रोड्स नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी लिमिटेड था। अभी तक आप न्यूज में कुछ ऐसे एरिया सुनते होंगे जहां अब जाकर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचा है। उन एरियाज को अब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिली है। गवर्नेंस की बात करें तो स्कीम्स तो काफी सारी चल रही थी, लेकिन सिलॉज में कोऑर्डिनेशन वाज जीरो। फॉर एग्जाम्पल, मेवात हरियाणा का एक एरिया है जहां प्रेग्नेंट वुमेन को 15 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता था बिकॉज वहां के पीएचसी फंक्शनल ही नहीं थी। नंदुरबार महाराष्ट्र, बच्चे 5th क्लास में थे पर उन्हें 2nd क्लास का मैथ्स भी नहीं आता था। सो ये रियल भारत था। इसी को बदलने निकला एडीपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, मैं हूं मेघना और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्निफाई आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम का अब तक का सफर। एडीपी लॉन्च हुआ जनवरी 2018 में बाय नीति आयोग अंडर पीएम मोदीज विजन, जहां 112 सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया अक्रॉस इंडिया। You can take a look of some of the districts which have been included in this program. यहाँ पर मैंने कुछ ही डिस्ट्रिक्ट्स लिए हैं as example, बट आप नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं कि आपके खुद के स्टेट से किन किन डिस्ट्रिक्ट्स को लिया गया है, इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया गया है। अगर आप किसी ऐसे डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, तो आप वहां बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि 2018 के पहले की सिचुएशन क्या थी और 2018 से 2025 तक आप सिचुएशन में क्या चेंजेस देखने के लिए मिले हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद। तो इस प्रोग्राम का विजन सिंपल था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ग्राउंड लेवल पर सच करना है। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड लॉन्चिंग दिस प्रोग्राम? इसके लिए है 3 C's अप्रोच, 3 मैजिकल वर्ड्स: कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन एंड कंपटीशन। सबसे पहले हम समझते हैं कन्वर्जेंस क्या होता है। एक ही गोल के लिए अलग अलग योजनाओं का मिलके काम करना। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक गांव है जहां पे चाइल्ड मल न्यूट्रिशन रेट काफी हाई है एंड स्कूल का अटेंडेंस काफी लो है। विथआउट कन्वर्जेंस स्कीम्स जो हैं अलग अलग रन कर रही हैं, जैसे कि आंगनवाड़ी स्कीम्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, स्कूल सेपरेटली रन कर रहे हैं, हेल्थ वर्कर्स का काम है जाकर वैक्सीन दे देना, और एसबीएम मिशन के अंडर टॉयलेट्स बना दिए गए। बट दी स्कीम्स वर्क सेपरेटली, नो कंबाइंड एफर्ट। लेकिन जब हम कन्वर्जेंस के साथ काम करते हैं तो गोल एक ही होता है, बट अलग अलग स्कीम्स इसी गोल को पूरा कर रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आईसीडीएस स्कीम है जो आंगनवाड़ी से रिलेटेड है, ये न्यूट्रिशन और प्री स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कर देती है। मिड डे मील स्कीम जो है वो हॉट कुक्ड मील सर्व करती है स्कूल्स में। एसबीएम मिशन टॉयलेट्स बना देता है स्कूल और आंगनवाड़ीज में। जल जीवन मिशन इंश्योर करता है कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो और हैंड वॉशिंग के लिए भी क्लीन वाटर ही मिले। आयुष्मान भारत हेल्थ स्क्रीन करता है स्कूल के बच्चों की। तो ये सारी स्कीम्स अलग अलग हैं, लेकिन इनका गोल क्या है कि स्कूल के एजुकेशन को या ड्रॉप आउट रेट को स्कूल के एजुकेशन को बढ़ाना है और ड्रॉप आउट रेट को कम करना है। सो टुगेदर दे सॉल्व मल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट, हाइजीन, इलनेस प्रॉब्लम्स इन एन इंटीग्रेटेड वे। सो रिजल्ट क्या हुआ कन्वर्जेंस का कि बच्चे अब स्कूल में रहने लगे, उन्हें साफ पानी और खाना मिलने लगा, बेटर हेल्थ एंड हाइजीन मिली और गवर्नमेंट रिसोर्सेज भी एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं। सो इन वन लाइन, कन्वर्जेंस इज लाइक अ टीम एफर्ट ऑफ स्कीम्स टू हिट वन टारगेट faster and better. Now comes the second C, which is collaboration. जब सरकार के अलग अलग हिस्सों के साथ लोकल कम्युनिटी, एनजीओज और प्राइवेट पार्टनर्स मिलकर काम करें फॉर कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स। अब कोलैबोरेशन की जरूरत ही क्यों है?
क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होते हैं, स्टेट के पास एग्जीक्यूशन मशीनरी होती है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के पास ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस और नॉलेज होता है, एनजीओज और कम्युनिटीज के पास लास्ट माइल एक्सेस होती है, राइट। अगर हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर देखें तो दाहोद, जो कि गुजरात का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर मल न्यूट्रिशन रेट बच्चों में और एनीमिया का रेट काफी हाई था। जब कोलैबोरेशन में यहाँ पर एक्शन लिया गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने काफी सारे न्यूट्रिशनल प्रोग्राम चलाए अंडर द पोषण अभियान। इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स और न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट्स को भेजा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने आंगनवाड़ी वर्कर्स को मोबिलाइज किया, डेटा को मॉनिटर किया अच्छे तरीके से, एनजीओ पार्टनर्स ने मदर्स को ट्रेन किया लो कॉस्ट न्यूट्रिशियस कुकिंग में, कम्युनिटी ने एसएचजीज वगैरह फॉर्म किए ताकि आयरन रिच मील्स डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और आउटकम हमें क्या देखने के लिए मिला कि नेक्स्ट 2 इयर्स में चाइल्ड मल न्यूट्रिशन रेट काफी ज्यादा रिडक्शन उसमें देखने के लिए मिला। ठीक है, तो अगर हम 1 लाइन में समराइज करें कोलैबोरेशन का मतलब, सो कोलैबोरेशन मींस सब लोग मिलकर जिम्मेदारी लें ताकि हर स्कीम, हर पैसा और हर एफर्ट का मैक्सिमम इंपैक्ट क्रिएट हो सके। अब आ जाते हैं 3rd C पे, जो कि है कंपटीशन। डिस्ट्रिक्ट्स के बीच एक पॉजिटिव रेस लगवाना जिसमें जो ज्यादा बेहतर गवर्नेंस करे उसको पब्लिक रिकॉग्निशन और इंसेंटिव्स मिले। कंपटीशन काम कैसे करता है? क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चाहता है कि उसका डिस्ट्रिक्ट टॉप पर हो, हर ऑफिसर पब्लिक डैशबोर्ड में अच्छा दिखाना चाहता है, तो पब्लिक प्रेशर और प्राइड की वजह से कि प्राइड जनरेट होगा, हम ऐसा काम करते हैं तो उसकी वजह से हमें रिजल्ट्स बेहतर और फास्टर रिजल्ट्स मिलते हैं। हम एक एग्जांपल से इसे समझते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है कुपवारा वर्सेस दाहोद, जो कि गुजरात का एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इनके बीच में हम कंपैरिजन करके इसे समझते हैं। डैशबोर्ड मेट्रिक लेते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, है ना, ये ऐसा हुआ भी था, ये रियल एग्जांपल है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है बेहतर है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज करवाने में। तो नीति आयोग ने मंथली डैशबोर्ड जारी किया और उसमें कुपवारा की जो रैंकिंग थी वो बॉटम 10 में आ रही थी। वहीं दाहोद जो था उसने काफी सारे अच्छे स्टेप्स लिए। गुजरात में ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसने मोबाइल वैन्स चालू किए, आशा वर्कर्स और हॉस्पिटल टाइअप्स किए और इससे इस दाहोद ने टॉप 10 में एंट्री ली थी। तो कुपवारा के डीएम ने जब मीडिया रिपोर्ट्स देखी इन चीजों की तो उन्होंने इमीडिएटली खुद भी कुछ लोकल स्ट्रैटेजी स्टार्ट की, इंसेंटिव स्टार्ट किए आशा वर्कर्स के लिए, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाई गई ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, 24/7 फंक्शनल डिलीवरी रूम्स बनवाए स्टार्ट किए। तो रिजल्ट क्या देखने के लिए मिला कि अगले 4 महीनों में ही कुपवारा की रैंकिंग जो है वो इस डैशबोर्ड में काफी अच्छी हो गई। ठीक है, इसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज को अप टू 20% तक इंप्रूव कर लिया। तो ये होता है कंपटीशन का मतलब, ठीक है, कि कंपटीशन से चीजें और भी ज्यादा बेहतर हो जाती हैं। और इसी के लिए टूल यूज किया गया कंपटीशन के लिए, चैंपियंस ऑफ चेंज डैशबोर्ड। ठीक है, ये डैशबोर्ड नीति आयोग ने स्टार्ट किया, राइट। मंथली रैंकिंग्स दी जाती है इसमें 49 की इंडिकेटर्स में अक्रॉस 5 थीम्स। हम 5 थीम्स देखेंगे कौन कौन सी थीम्स हैं। तो ये सारी चीजें की गई, जो भी सक्सेस स्टोरीज थी उनको पब्लिकली शेयर किया गया ताकि बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल्स क्रिएट किया जा सके, और अवार्ड्स दिए गए, अप्रिसिएशन दिया गया पीएम के द्वारा, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के द्वारा। तो ये इंप्रूवमेंट के लिए, कंपटीशन जनरेट करने के लिए डैशबोर्ड बनाया गया। अब इसमें 5 थीम्स है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन है, ठीक है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्किल एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है इन इंडिकेटर्स में बेहतर परफॉर्म कर रहा है। So with states as the main drivers, this program focuses on the strength of each district, identifying low-hanging fruits for immediate improvement and measuring progress by ranking districts on a monthly basis. इसके बाद हम देखते हैं केस स्टडी, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। एडीपी लॉन्च नहीं हुआ था उसके पहले यहाँ पर क्या हाल था, और एडीपी लॉन्च होने के बाद क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, राइट। अगर हम एक इंडिकेटर देखें, टैप वाटर एक्सेस, तो एडीपी के पहले 5 में से सिर्फ एक ही हाउस होल्ड था जहां पे टैप वाटर अवेलेबल था, लेकिन इसके बाद हमने हर घर जल 100% कवरेज अचीव की। बैंकिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो लिमिटेड फाइनेंशियल एक्सेस था एडीपी के पहले, उसके बाद 100% पीएम जनधन अकाउंट्स जो बनाए जाते हैं उसका कवरेज दिया गया। सीएसआर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो नेग्लिजिबल था, लेकिन इसके बाद
काफी सारे करोड़ ऑफ रुपीज आए यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में इन्वेस्ट किए गए। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में वीक इंडिकेटर्स थे, बट इसके बाद एडीपी लॉन्च होने के बाद सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला। तो हमने काफी सारे एग्जांपल्स लेकर देखा कि किस तरीके से इस प्रोग्राम ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम का 7 साल का एनालिसिस, 7 ईयर परफॉर्मेंस एनालिसिस 2018 से लेकर 25 तक क्या सफर था। हमने कुछ एग्जाम्पल देखे कि जब ये प्रोग्राम नहीं लॉन्च हुआ था तो किस तरह की कंडीशन थी, ठीक है, क्या डिस्ट्रिक्ट्स का परफॉर्मेंस था या किस लेवल पर वो डिस्ट्रिक्ट्स आते थे, कितने पिछड़े हुए थे। लेकिन 2018 के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, कितना इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिला जब हमारी गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो है वो 70% तक गई, ठीक है, 95 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में। एजुकेशन की बात अगर हम करें तो स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स ट्राइबल रीजन्स में 30 से 40% तक रिड्यूस हुए। जनधन अकाउंट्स का कवरेज 90% तक गया ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स में। इलेक्ट्रिसिटी और रोड कनेक्टिविटी काफी इंप्रूव हुई, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनली इंप्रूव हुआ, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि गवर्नेंस में भी कुछ बहुत सारे इनोवेशंस किए गए, जैसे एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पर ध्यान दिया गया, डेटा ड्रिवन एंड आउटकम फोकस्ड काम किया गया और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी जनरेट की। तो वो 3 चीज काफी इंपॉर्टेंट है एक स्कीम के अंदर उसको बेहतर बनाने के लिए, राइट। पास्ट प्रोग्रेस एंड मेजरेबल अचीवमेंट्स भी देख सकते हैं आप अलग अलग एरियाज में। इसके बाद लेसन्स क्या थे हमारे लिए और स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट कैसे क्रिएट हुआ। तो लेसन्स हमारे लिए थे कि आप जितनी ज्यादा लोकल ओनरशिप देंगे, कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जितना ज्यादा करेंगे, उतना ज्यादा सक्सेस आपको मिलेगा और ये चीज काफी असेंशियल है सक्सेस पाने के लिए, ठीक है। इसके बाद टारगेटेड इंटरवेंशन वर्क करता है, फोकस्ड इंडिकेटर से हमें क्विक और मेजरेबल रिजल्ट्स मिलते हैं, बेहतर आउटकम्स मिलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन काफी मैटर करता है कि लोकल डिसीजन मेकिंग आप जितनी ज्यादा इन्वॉल्व करेंगे उतना ज्यादा किसी भी प्रोग्राम का रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा, ठीक है। स्केलेबल मॉडल प्रूव हुआ, तो ये रेप्लिकेट किया जा सकता है ये मॉडल बाकी डेवलपिंग रीजन्स पे भी कि उन्हें कैसे बेहतर बनाना है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक प्रोग्राम के चैलेंजेस होते ही हैं। तो अगर हम बात करें चैलेंजेस की, तो कभी कभी डेटा मैनिपुलेशन भी हुआ रैंकिंग करने के लिए, है ना। कोई अपनी रैंकिंग इंप्रूव करना चाहता है तो अपने डेटा को मैनिपुलेट करने लगा, ठीक है। डॉक्टर टीचर्स की शॉर्टेज एक बैरियर है एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए कि जितना हमें रेशियो चाहिए है उतना नहीं है, जितने स्टूडेंट्स हैं उनके सामने उतने ज्यादा टीचर्स नहीं है, जितने ज्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं उनके सामने उतने डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। तो ये दिक्कतें हैं। सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सेम लेवल का ग्रोथ नहीं देखने के लिए मिला कि अगर 112 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो हर जगह एक सा ग्रोथ हो, ये भी जरूरी नहीं है ना। हर जगह अपनी अपनी दिक्कतें हैं तो उसके हिसाब से ही मिलेगा। सस्टेनेबिलिटी हुई, गेन्स इन हेल्थ और एजुकेशन में नॉट सस्टेन पोस्ट प्रोग्राम अनलेस इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, और इंटर डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन भी एक दिक्कत है, चैलेंजेस है कि हम ठीक से उसको स्टेबल नहीं बना सकते। करंट स्टेटस की अगर हम बात करें एज ऑफ मई 2025, तो ऑल 112 डिस्ट्रिक्ट्स कंटिन्यू टू बी मॉनिटर्ड बाय अ डैशबोर्ड। एक्सपेंशन हुआ है हर घर जल एंड पीएम जनधन अकाउंट्स कवरेज का। स्ट्रॉन्ग सीएसआर और एनजीओ पार्टनरशिप्स हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी लर्निंग्स इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे विकसित भारत 2047 वाले फ्रेमवर्क पर। अब हम कुछ एक्सपर्ट का इवैल्यूएशन जानते हैं कि 2025 तक एक्सपर्ट्स ने जो इवैल्यूएट किया इस प्रोग्राम को वो कैसा रहा है। तो सक्सेस के अगर हम फैक्टर्स देखें उनके अकॉर्डिंग, तो इस प्रोग्राम ने कॉम्पिटिटिव एंड कोलैबोरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ाया है ना। इसका जो 3C अप्रोच था उसके बारे में कहा गया है। इनोवेशन को लोकलाइज करने किया गया है नेशनल सपोर्ट के जरिए। बेटर स्कीम्स का कन्वर्जेंस किया गया है जितना पहले नहीं किया गया था। हमने एग्जाम्पल से भी समझा कि कन्वर्जेंस कैसे काम करता है और किस तरीके से आउटकम्स जनरेट करता है। हाई विजिबिलिटी एंड सिटीजन एंगेजमेंट देखने के लिए मिला गवर्नेंस में, है ना। कुछ गैप्स भी बताएं कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने इक्वली प्रोग्रेस नहीं किया। कुछ इंप्रूवमेंट्स जो थी वो इनपुट ड्रिवन थी, आउटकम बेस्ड नहीं थी। और अर्बन रूरल का डिवाइड जो है वो अभी भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में परसिस्ट कर रहा है, तो उसे दूर करने की जरूरत है और वो दिक्कतें आ ही जाती हैं, राइट। इसके बाद हम जानते हैं कि क्या एडीपी जो है वो सक्सेसफुल था या नहीं था, है ना। क्या एडीपी ने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव भी किए हैं या नहीं किए हैं। तो यस, पार्शियली टू सिग्निफिकेंटली इसने अचीव किए हैं। एडीपी ने एक न्यू मॉडल ऑफ गवर्नेंस दिखाया जहां डेटा, डिलीवरी और डिग्निटी तीनों का बैलेंस देखा गया। क्या एडीपी एक सक्सेस है? यस, बिकॉज इट हैज ब्रिज द गैप बिटवीन भारत वर्सेस इंडिया डिवाइड, जो गैप एक आ जाता है उसको ब्रिज करने की कोशिश भी की है। तो नेक्स्ट स्टेप हम क्या ले रहे हैं कि हम और बेहतर तरीके से काम कर सके। तो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम भी चालू किया गया और ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और ये प्रोग्राम लॉन्च किया 2023 में, ठीक है। अब जमीन से और नीचे
लेवल तक रीच बढ़ाने के लिए ये चीज की गई और ये काफी अच्छी चीज भी थी। ये स्केलेबिलिटी को इंडिकेट करता है और इंस्टीट्यूशनल परमानेंस को भी दिखाता है, जिसकी हमें जरूरत है स्पेशली एचआर डिप्लॉयमेंट, हेल्थ में और एजुकेशनल आउटकम्स में। तो हमने देखा कि किस तरीके से एक स्कीम या प्रोग्राम जब लॉन्च होता है तो उसके पहले क्या कंडीशंस होती है और उसके आने के बाद उसका जो पूरा सफर तय किया और उससे हमें क्या क्या लेसन्स मिले, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स हुए। तो सोचिए, अगर आप खुद एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो और आपकी डिस्ट्रिक्ट का जो रैंकिंग है वो बॉटम 10 में आता है, तो आप क्या स्टेप्स लेंगे, किस स्कीम को प्रायोरिटाइज करेंगे और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन पर ध्यान देंगे। आप खुद क्या करेंगे, कमेंट करके आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।